हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं। सो आप लोग मेरे वीडियोस को देखते ही होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो बहुत सी कहानियाँ अब तक आपने दादा से सुनी है, तो आज एक नया किस्सा आइए हम अपने दादा से सुनते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय श्रोतागण, सम्मानित दर्शक बंधु व मित्रों, सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। पिछले अंक में श्रोताओं के आग्रह पर मैंने आपको अपना संक्षिप्त परिचय दिया था। अपने जीवन की सत्य घटनाएं तो मैं आपको नित्य सुना ही रहा हूं और उनसे हमारे जीवन की संपूर्ण गाथा आप लोग स्वयं जान जाएंगे। इससे पिछले अंक में मैंने आपको अपनी एक वेतन के संबंध में मल्लावा चौराहे के ऊपर हुई संक्षिप्त क्रांति के बारे में बताया था, जिसमें शासन को झुकना पड़ा था और रात को ही सभी अध्यापकों का वेतन कैशियर को भेजकर बंटवाना पड़ा था। ऐसी ही घटनाएं आगे भी हम आपको बताएंगे। जब दृढ़ता आदमी में होती है, मनुष्य दृढ़ होता है और वो लगातार उसके लिए प्रयत्नशील होता है, तो बड़े से बड़े कार्य आसानी से सफल हो जाते हैं और वो अपने ध्येय को पाने में सफल हो जाता है। बात लगभग 1971 सन के करीब की है। मेरा स्थानांतरण पूरनमऊ नेकपुर से हमारे ही गांव कुरसद, जो दो भागों में है विभक्त है, एक कुरसद बुजुर्ग और एक कुरसद खुर्द। वर्तमान में तो नगर पंचायत है, इसलिए कुरसद बुजुर्ग और कुरसद खुर्द नाम से दो ग्राम सभा है। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब ये नगर पंचायत नहीं थी। कुरसद खुर्द के प्राइमरी पाठशाला में मेरा स्थानांतरण पूरनमऊ नेकपुर से हो आया था और ये स्कूल हमारे निवास से लगभग 5 किलोमीटर की ही दूरी पर था। यानी हर समय मैं अपने गांव में ही था। अब तो हमको साधना, तप और योग करने का भी काफ़ी समय मिलता था। स्कूल को पढ़ाने भी खूब समय से जाता था और लोगों की सेवा करने का भी पर्याप्त समय था। ऐसा हुआ कि हमारे नगर में हैजे का इतना प्रकोप हुआ कि एक ही दिन के अंदर लगभग 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। पूरे नगर में उल्टी और दस्त से लोग परेशान हो रहे थे। हाहाकार मच गया था कि अब तो कोई भी बचेगा नहीं। मैंने भी सोचा इस गंभीर संक्रामक रोग से अब तो लोगों को बचाना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया कौन जनहितकारी कार्य हो सकता है जिसमें अगर हम प्रयत्न करें तो लोगों की जानें बच जाएंगी। ऐसे तब की क्या आवश्यकता है जो लोगों के काम ना हो। मैं रात को तपयोग सब करता था, साधन करता था, प्राणायाम करता था, लेकिन दिन को लोगों की सेवा करने का हमको ये अच्छा मौका मिला था। रात को जब मैं साधना के लिए बैठा
तो हमको तो वो तीनों लाशें दिखाई पड़ती थी। आँख भी मूंदता था, ध्यान भी लगाता था, लेकिन वो लाशें ही दिखाई पड़ती थी। हमने कहा, हमने बंद कर दिया, साधना कर लिया। उसमें रात के 4 बजे थे। हमारे नगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर माधवगंज में पीएससी थी। हमने कहा रात को ही चल दिया जाए। 4 बजे रात को मैं यहाँ से चल दिया। पैदल ही चलते चलते मैं धीरे धीरे पीएससी पहुँच गया। करीब पीएससी पर मैं पहुँचा हूँगा 6:30 बजे के करीब। पीएससी में ही वहाँ के अधीक्षक रहते थे, उनका निवास था, और कई डॉक्टर भी रहते थे। उस जमाने में न तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी, न ये आशा बहुएं थी, और न ये एएनएम थी जो हमारे यहाँ पर उप केंद्रों में इस समय मौजूद हैं। मैंने उनके, सब लोग जानते थे शहरों में लोग 8 बजे तक सोते। मैंने उनके किवाड़ों को खटखटाया। खटखटाने के बाद में उनका एक चपरासी आया। उसने कहा, आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा, मैं पुरसर से आया हूँ और वहाँ घनघोर संक्रामक रोग है जा फैल गया है, लोग मर रहे हैं, डॉक्टर साहब से कहो त्यागी जी आए हैं, वो हमको आकर मिलने। क्यों दरवाजे पर ही मैं था। उस समय एक डॉक्टर थे जिनकी देह में ये सफ़ेद रोग था, तो उनके देह में सब चकत्ते चकत्ते थे, लेकिन वो बड़े अनुभवी थे, दयालु भी थे, और अपनी ड्यूटी के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे। वो तुरंत आए हमारे पास। हमने उनको नमस्कार किया। उन्होंने कहा, बताओ त्यागी जी। सोचा इन्होंने हमको त्यागी जी नाम से जान लिया, क्योंकि अखबारों में हमारी कहानियों में हमारे लोग अब छापने लगे थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमको प्रतिष्ठित करने लगे थे, इसलिए उन्होंने हमको जाते जाते पहचान लिया। बताओ त्यागी जी क्या बात है? हमने कहा, डॉक्टर साहब, हमारे नगर में इसमें घनघोर आपदा आ गई है, लोग परेशान हैं, दस्त आ रहे हैं, पलटियाँ आ रही हैं, बहुत परेशानी है। पहले अच्छा, अभी मैं डॉक्टर को बुलाता। ये सुविधाएं थी नहीं कि वायरलेस होते, ये सब होता, ये तब था नहीं भैया। उन्होंने खैर ये उप के इन पीएससी, अब तो सीएससी भी हैं, तब सीएससी नहीं थी। पीएससी से ही उन्होंने जिले के सीएमओ को सूचित करवाया। उन्होंने भी 3-4 टीमें वहाँ से गठित की। इधर इन्होंने अपनी डॉक्टरों की टीम गठित की, और हमारे नगर को टीमें दवा लेकर के आई। ब्लीचिंग पाउडर आया और चूना आया, इंजेक्शन भी आए। पूरे दिन भर हमने छुट्टी उस दिन की ली और अपने साथियों को एकत्रित किया और ब्लीचिंग पाउडर लिया। चूँकि मैं करपात्री था, इसलिए बर्तन छू नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने साथियों को लिया और एक बाल्टी और एक रस्सी ली। उस समय ये हैंड पाइप नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। तो कुएं पर जाकर पानी भरता और ब्लीचिंग पाउडर हम क्या भरते, वही साथी भरते, और उसमें वो ब्लीचिंग पाउडर डलवाता और डलवा कर घोल उसका उसमें डालता। ब्लीचिंग पाउडर डलवाया, पूरे नगर में निवासियों ने सहारा दिया। एक ही दिन में पूरे नगर में ब्लीचिंग पाउडर पड़ गया। सब कुओं के अंदर जहाँ जहाँ कीचड़ कुंड थे, मक्खियाँ भनभना रही थी, मैले कुचली जगहें थी, वहाँ पर चूना डाला गया। जो लोग बीमार पड़े थे वहाँ पर जाकर के डॉक्टरों की टीमों ने उनको दवाइयाँ दी, बहुत अच्छा इलाज हुआ। 3 लोगों की मृत्यु के बाद फिर कोई भी मृत्यु नहीं हुई। पूरे नगर में हम लोग सहारा उनको देते रहे, और 3-4 दिनों के अंदर पूरा का पूरा नगर जो था वो है जे कि
संक्रामक रोग से बच गया। और मैं भी उनके डॉक्टरों के साथ में बना रहा, लोग भी बने रहे। स्थिति ये हुई कि लोग जो है बचे, लाशों के अंबार नहीं लगे और सुखी पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस घटना ने जनमानस के में हमारे प्रति अतीव स्नेह उत्पन्न कर दिया और लोग हमारी इस गाथा को गाने लगे। अगर त्यागी जी ने होते तो शायद इंतजाम बात को होता जैसे सरकारी मौकों में होता है, लेकिन उनके जाने से ये कार्य अतिशीघ्र हुआ। मैं उनसे कहूँगा कि और भी जनहितकारी कार्य करें। मैं भी डर था कि अब तब भी करेंगे और जनहित भी करेंगे, परोपकार भी करेंगे, लोगों की सेवा भी एक तप ही है। आप लोगों से भी हमारा आग्रह है कि आप लोग भी जनहितकारी कार्य करें, लोगों की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, जो लोग गिरे कुचले हैं उनको अपने गले से लगाएं, जात प्रथा का अंत करें और उन लोगों को समझाएं जो आज भी जात प्रथा के चंगुल में फंसे हुए हैं। अपने एक भाई को वो ये कह रहे हैं, ये तो अछूत है, ये तो हमसे गिरा हुआ है, इसको पानी न हम अपने लोटे में दो, लोटा साफ करते हैं। ये सब जो बातें हैं इनको समाप्त कर लें। मैं इस कार्य में जुड़ गया कि कुसर का एक एक व्यक्ति अपने गांव के कार्यों में जुट जाए और इसको आगे बढ़ाए। साथियों, आगे के भी जनहितकारी कार्य होंगे। चूंकि आप जानते हैं मैं करपात्री हो गया था, तो मैं तो फल और कच्ची सब्जियों को ही खाता था, पका भी नहीं उनको सकता था क्योंकि मैं करपात्री था। आगे चलकर एक और त्याग आएगा, एक दो एपिसोड के बारे में जो आपको चौंका देगा, वो होगा पानी त्याग, जिसने हमको इतना परेशान किया कि आज भी मैं पानी त्याग से परेशान हो जाता हूँ कि शरीर में पानी की कमी हो जाने के कारण ये त्याग हमारी जीवनचर्या को तो बाधित करता ही है, मृत्यु के आगोश में भी हमको फेंक देता है। लेकिन त्याग तो त्याग। साथियों, अब आगे की जो आत्मकथाएं हैं वो आपको मैं आगे भी बताऊंगा, सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। त्यागों का तो एक अंबार ही हमारे जीवन में है, उन सबको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। 75-78 साल में स्मृति कम होने लगती है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। आपने देखा होगा हमारी जबान लगती है, कुछ रुक कर फिर बोलता हूँ। यह सब भैया वृद्धापन में होता ही है और आपको भी होगा, सबको होगा, क्योंकि ये पहले शैशवावस्था आएगी, बच्चा बनेंगे, फिर किशोर बनेंगे, फिर युवा बनेंगे, फिर वृद्ध बनेंगे और उसके बाद में फिर वही बात मृत्यु के आगोश में चले जाएंगे और नया जीवन फिर आपको मिल जाएगा और यह जीवन जर्जर जीवन आप त्याग देंगे। इसलिए जब तक मृत्यु आए तब तक दूसरे के काम आ जाओ और दूसरे का हित करो। मैंने भी ये शरीर जो है दान कर दिया है, अपना पूरा शरीर मृत्यु के बाद में, और लिख करके दे दिया है। दिल्ली के एम्स को दिया है लिख करके, और यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ को भी हमने अपने शरीर का दान कर दिया है। घर वालों से भी कह दिया है हमारी मृत्यु के बाद इस शरीर को जलाना नहीं, क्योंकि खाक हो जाएगा, इसको कीड़े खा जाएंगे अगर आप मिट्टी में दबाएंगे। ये शरीर भी किसी के काम आवे, इतनी हमारी मदद करना। हमारे घर वाले भी सब राजी हैं। हमारी ये जो पास में बैठी है ये हमारी बिटिया हैं, ये बिटियां हैं हमारी, इनसे भी हमने कह दिया है कि मृत्यु शायद आपके सामने ही हो। हमारा ये शरीर आप हर हालत में न तो जलाना न तो फूंकना, इसको आप मेडिकल कॉलेज को दान कर देना और वहाँ उनसे कहना कि हमारा ये जो पूरा वो
हड्डियों का जर्जर है, इसको निकाल लें और इस जर्जर को वहाँ टांगें, और इस जर्जर हड्डियों के जर्जर को पढ़ कर के लोग, हमारे युवा छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस एमडीएमएस कर रहे हैं, वो इससे पढ़ाई करें, यही हमारी इच्छा है। अगला अगला भाग अगले दिन सुनाएंगे, तब तक के लिए हमें आप विराम कहने को दें। धन्यवाद। सो गाइस, आपने आज की रात कहानी जो है वो दादा से सुनी। मैं थोड़े से इमोशनल हो गई हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दादा की जो भी कहानी है आप प्लीज़ उन्हें बराबर देखिए और उनसे कुछ सीखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।